आदाब नाजरीन, मैं डॉक्टर रेहान ख़ान। आज का मौजू है नागर मुथा, जिसे साद कूफ़ी कहते हैं अरबी में। हालांकि इसे साद कूफ़ी कहना गलत है क्योंकि ये हिंदुस्तान से ही मैंने हासिल किया है, इसलिए इसे साद कूफ़ी कहना गलत है क्योंकि कूफा से नहीं आता है। इसकी 3 किस्में हैं जो हिंदुस्तान में आम तौर पे मिलती है। एक है सिप्रस स्कैरियोसिस, जो कि जिसके ताल्लुक से वीडियो है। एक है सिप्रस रोटेंडस और एक है सिप्रस आयरिया। तो इन तीनों किस्मों में सबसे ज़्यादा जो सिप्रस स्कैरियोसिस है वो सबसे ज़्यादा मौसर दवा मानी जाती है। बाकी का जो सिप्रस रोटेंडस है वो थोड़ा सा ज़िमनी होता है, इससे उसके खवास लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कम पोटेंट होता है इस मेडिसिन से। तो इसके नाम तीनों मैंने आपको बता दिए, लैटिन नेम। अब इसका जो आम नाम है वो समझ लीजिए। साद कूफ़ी यूनानी मेडिसिन में इसका नाम है, चूँकि वो कुफा से हासिल होता है इसलिए। संस्कृत में इसे मुस्ता कहते हैं, आम जुबान में नागर मुता कहते हैं, मराठी में लेहाड़ी, लोहाड़ी, लोह आलू इन नामों से जाना जाता है। तो इस तरह और भी मज़ीद ज़ुबानों में इसके नाम होंगे, आप उसके लिए किताबों से इस्तेफ़ादा कीजिए। तो पहले इसकी शनाख्त करते हैं हम, उसको बारीकी से देखिए, मुआयना कीजिए इसका, और फिर इसकी नुस्ख़ाजात की मैं बात करता हूँ। गौर से देखिए स्क्रीन पर मौजूद इस नागर मोथी के पौधे को। मैं फिलहाल एक नदी में खड़ा हूं और अब इसे करीब से देखते हैं। ये देखिए, ये इसके फूल हैं। ये देखिए, इसके तनों को भी गौर से देखिएगा। इसके तने जो है, यानी जो घास नुमा पौधा है, उसके जो तने हैं वो गोल होते हैं। इसकी जो दूसरी किस्म है जिसे सिपेरस रोटेंडस कहते हैं, उसका जो तना है वो चपटा किस्म की घास होती है और ये इसकी जड़ वाला हिस्सा है। ये देखिए, इस पौधे को जो उखाड़ने के बाद इस किस्म का नजर आता है और इसी के अंदर इसकी जड़ और गांठें लगती हैं और उन्हीं को दवा में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, इस किस्म की ये होती है जड़। बाद में इसको एक मुद्दत के बाद जब पौधा पुराना हो जाता है तो उस वक्त इस किस्म की इसकी जड़ें निकालकर, जिनमें की गांठ तैयार हो चुकी हो, उन गांठों को फिर अगली स्टेज में बताऊंगा उनको किस तरह सुखाकर दवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसका जखीरा कर लेते हैं। ये देखिए, ये वो हालत है कि जब हमने पौधे को उखाड़कर फिर उसकी जड़ को धोकर और उसके बाद सुखाकर हासिल किया है। इस फिलहाल तो ये दवा इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इस पे जो छोटी छोटी बारीक सी जड़ें हैं उन्हें हम निकाल देंगे और फिर जो इसका जो खास हिस्सा है, जो गांठदार हिस्सा है, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, इस तरह की ये जो हिस्सा नजर आ रहा है जिसपे बारीक सी जड़ें लगी हैं, और जो इसका जो गांठदार हिस्सा है जड़ का, हम उसको दवा इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसके बाजू में ये देखिए दूसरा जो है, ये देखिए, ये वो हिस्सा है जो हम दवान इस्तेमाल करते हैं। काफी सख्त हो जाता है। बगौर देखिए इसको किस तरह इसकी हैयत है, शक्ल है, और काफी सख्त हो जाता है। सादे मिक्सर ग्राइंडर में पीसने से तो वो टूट जाते हैं अक्सर ब्लेड उसके। तो ये खास हिस्सा दवान इस्तेमाल होता है जो मैं दवान इस्तेमाल करता हूं, और यही इसकी सबसे अहम चीज है इस पौधे की। तो आप हजरात ने, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका बगौर मुशाहिदा कर लिया होगा। अब हम इसके मजीद तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो आपने देखा अपने स्क्रीन पर वो था नागर मुथा। अब इसके नुस्खाजात नोट कीजिए। चूंकि ये नुस्खे मामूल मतब हैं मेरे, 5 ही नुस्खे मैं अपनी तमाम वीडियो में बताता हूँ, उससे ज़्यादा नुस्खे नहीं बता पाता हूँ, चूँकि ये अंदेशा होता है कि वीडियो बहुत तवील हो जाएगा। तो उसके लिए पहला नुस्खा नोट कीजिए, जो है कि IBS के लिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए ये नुस्खा है। इसके अज्जा नोट कीजिए। कंटेंट नंबर 1 है नागर मुथा, कंटेंट नंबर 2 है श्वेत चंदन यानी सफ़ेद चंदन, संदल, सफ़ेद सेंटलम अल्बम। कंटेंट नंबर 3 है कूड़ा छाल के नाम से जो मार्केट में मिलता है, होलारहिना एंटी डिसेंट्री का जिसका लैटिन नेम है वो। कंटेंट नंबर 4 है
किशनीज, धनिया, धान्य कहते हैं संस्कृत में। चौथा कंटेंट। पांचवा जो कंटेंट है वो है बेलगिरी। बेल का जो दरख्त होता है उसके फल का सुखाकर जो सुफूफ हासिल होता है वो, यानी मगज़े बेल फल कह सकते हैं जिसे। एजल मार्मिलस इसका लैटिन नेम होता है। तो ये तमाम अज्जा हम वज़न लेना है और इसका जोशांदा बनाना है। और ये जोशांदा आईबीएस के मरीज़ों को, यानी ऐसे मरीज़ों को जिन्हें किसी किस्म की बदहज़मी हो, कभी ऐसा होता हो कि खाते से ही लैट्रीन को जाना पड़ता है, या किसी को कभी ऐसा होता है जिसे आयुर्वेद में संग्रहणी कहते हैं कि कभी जो पैखाना है वो नॉर्मल होता है, कभी सख्त होता है, कभी ढीला होता है। तो ऐसी तमाम कैफियत में ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मेरे इल्म में अभी तक 2 ही ऐसी दवाएं हैं जो कि तासीर में ठंडी मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो क़ुव्वत हाज़िमा को बढ़ाती हैं। एक तो ये नुस्खा जो मैंने आपकी नज़र में पेश किया। फिर इसमें मज़ीद बहस ना करते हुए कि ठंडी दवा कैसे क़ुव्वत हाज़िमा को बढ़ा सकती है, वो एक अलग इल्मी बहस हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ऐसी दवाएं जहाँ पर गरम हाजिम दवाएं हम ना दे सकते हो, उन तमाम बीमारियों में ये दवा, ये जो शानदार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है कसरत तम्स के लिए, यानी मेनोरेजिया के लिए, या जिसे आयुर्वेद की ज़ुबान में रक्त परदर कहते हैं, उन तमाम बीमारियों में, ख़ासतौर से ऐसी हालत में जब हमको तशख़ीस नहीं समझ रही हो, या अंदर यूएसजी रिपोर्ट में जो भी उसकी तशख़ीस हो, सिस्ट हो सकता है, फाइब्राइड हो सकता है, या कुछ और बीमारी हो सकती है, इवन कैंसर भी हो सकता है। तो उन तमाम में ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। 2 ही इसके कंटेंट हैं। एक है नागरमोथा, सिप्रस स्कैरियोसिस की जड़। दूसरा है नागकेशर, मेसुआ फेरा जिसका लैटिन नेम है। तो ये दोनों अज्जा हम वज़न लेना है और इसका भी जोशांदा देना है सुबह और शाम, खाने से 1 घंटा पहले मरीज़ा को। अगला जो नुस्खा है वो है बुखारों के लिए। ये भी नुस्खा तशख़ीस का मोहताज नहीं है, तमाम किस्म के बुखारों में इसे दिया जा सकता है। 2 ही इसके कंटेंट हैं। एक है नागरमुथा और दूसरा है शाहतरा। तो ये दोनों कंटेंट जिसे आयुर्वेद की ज़ुबान में पित्त पापड़ा कहते हैं, तो शाहतरा लेना है यहाँ पर। दोनों का हम वज़न मिलाकर इसका जोशांदा तैयार करना है और बुखार के मरीज़ों में देना है। आमतौर पे तमाम किस्म के बुखारों में ये दिया जा सकता है। अगर तशख़ीस में दुश्वारी हो और जो बुखार है उसका मिजाज ना समझता हो, चूँकि बुखार एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसमें ऐसा है कि आम चीज़ से, आम बुखार से लेकर ऐसा बुखार जो मौत के वक्त आता है, जिसे अरिष्ट लक्षण कहेंगे आयुर्वेद की ज़ुबान में, तो उन तमाम बुखारों पे ये दवा काम करती है। हालांकि इसके साथ और बाकी की दवाएं भी देना होती है हमें, लेकिन ये भी एक दवा उसके साथ दी जानी चाहिए। इस तरह तमाम किस्म के बुखारों पर यह नुस्खा काम करता है। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है बच्चों के लिए, ख़ासतौर से छोटे बच्चे जिनका जो निज़ाम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डेवलप नहीं होता है, उनके जो पेट की कुल्ली अमराज जिसे कहेंगे हम, तमाम किस्म की बच्चों के ऐसे पेट की बीमारियां जो किसी भी वजह से हुई हो, उन तमाम में ये नुस्खा इस्तेमाल होता है। 3 इसके कंटेंट हैं, 4 भी लिए जा सकते हैं। पहले 3 कंटेंट नोट कीजिए। एक है नागरमुथा का सुफूफ, दूसरा है काकड़ सिंगी, काकड़ श्रृंगी जिसे कहते हैं आयुर्वेद की ज़ुबान में वो, और नंबर 3 है अतीस, अतिविषा या एकोनिटम हिटेरोफाइलम जिसका लैटिन नेम है वो। ये तीनों अज्जा इसमें, लेकिन जो अतीस है, अतिविषा है, वो दोनों के आधा हिस्सा लेना है। यानी अगर आपने फ़र्ज़ कीजिए नागरमुथा 50 ग्राम लिया, काकड़ सिंगी का सूफ आपने 50 ग्राम लिया, तो अतीस जो है वो हम 25 ग्राम ही लेंगे। और इस तरह इसका एक सूफ तैयार करके हम देते हैं। इसका जो आयुर्वेद में मशहूर नाम है वो है बाल संजीवन चूर्ण। इस नाम से ये दवा मार्केट में भी मिलती है। बहुत सारी कंपनियां इसका शरबत यानी इसकी सिरप भी बना रही हैं फ़िलहाल। बहुत अच्छा, बहुत मशहूर ये नुस्खा है बच्चों के कुल्ली अमराज में। चाहे वो आमतौर पे आयुर्वेद का एक कुलिया एक और है इसके अंदर पोशीदा, के बच्चों की जो बीमारियां होती हैं या तो वो बलगम की वजह से होती हैं या फिर वो पेट के कीड़ों की वजह से होती है। तो बच्चों में पेट का दर्द अगर पेट के कीड़ों की वजह से हो या फिर बलगम की वजह से हो या सर्दी जुकाम हो, तो उन तमाम पर ये नुस्खा काम करता है। इसका जो डोज है वो है 1 से 2 ग्राम सुबह और शाम
शहद के साथ। अगर इसको हमको बच्चों में जो बलगमी अमराज होते हैं, जो सर्दी खांसी जुकाम होता है, उसमें अगर इस्तेमाल करना है तो इसमें और एक जुज हमको ऐड करना होगा, वो है फिलफिल दरास, पाइपर लौंगम या पिप्पली जिसे कहते हैं, वो भी इसमें जो है नागरमोथा और जो काकड़ सिंगी है उन दोनों के हम वज़न मिलाना है। अतीस की मिकदार मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। तो इस तरह ये नुस्खा बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो इसका नुस्खा है और जो इसका सबसे बेहतरीन और जिसे कहेंगे वर्ल्ड फेमस या बहुत ज़्यादा मशहूर जो इस्तेमाल है, वह है जल्दी अमराज के लिए। ख़ासतौर से ऐसे जल्दी अमराज जिनमें किसी किस्म का जो मादा है वो खारिज होता हो, या दूसरी ज़ुबान में कहें ऊजिंग होती हो, या मरीज़ ये कहता है कि कुछ निकलता है, कुछ तो भी वो खुजाने पर निकल के आता है बाहर, कुछ तो भी मादा निकलता है, लेजदार मादा निकलता है, चिपचिपा मादा निकलता है, इस किस्म के वर्ड्स रहते हैं मरीज़ों के, चाहे वो किसी भी बीमारी में हो, यानी वो लाइकन प्लानस में हो या फिर सिंपल एक्जिमा में हो या किसी भी बीमारी में हो। हमें वो नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि जल्दी बीमारी में किसी किस्म का कोई मादा जिल्द से खारिज हो रहा है क्या। उन तमाम जल्दी बीमारियों में ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, यानी मुफरद तरीके से अकेला ही एज ए सिंगल ड्रग नागरमोथा जो है वो इस्तेमाल करना है। बड़ों में 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम। यहाँ पे आखिरी में मैं बात कहना चाहूँगा कि नागरमोथे का जो मिजाज है उसमें आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन में थोड़ा सा तफरीक़ा है। आयुर्वेद के मुताबिक ये सर्द खुश्क है और यूनानी के हिसाब से ये गर्म खुश्क है। कुछ बाज़ आयुर्वेद की किताबों में इसको जो है वो सर्दी जो है इसकी ये मुतदिल के तरीके से बयान किया गया है। उसकी वजह भी है कि आयुर्वेद में चूँकि मिजाज की दर्जा बंदी नहीं है, यानी अव्वल दर्जे में वो गर्म खुश्क है या दुअम दर्जे में, इस किस्म की दर्जा बंदी आयुर्वेद में नहीं होती है। वहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, लघु वृक्ष वगैरह करके जो गुरुवादी 20 गुण बयान किए गए हैं, वो उस किस्म का इल्म आता है। लिहाजा वहाँ पर ये जो है दर्जा बंदी मिजाज की वो नहीं दी गई है, वो नहीं है क्लासिकल आयुर्वेद में। तो इसलिए ये भी अक्सर मिजाजों में जो है दवाओं के वो फ़र्क मिलता है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन है इसका अक्सर बीमारियों का वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। यही मसला अड़ूसा के वक्त भी था हमें, लेकिन बहरहाल जो भी हो, जो प्रैक्टिकल इसके नुस्खाजात थे वो मैंने आप हजरात की खिदमत में पेश कर दिए। इसके मिजाज का जो भी ताल्लुक़ हो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं भी फ़िलहाल तो इसी बात से मुत्तफ़िक हूँ कि ये गर्म खुश्क मिजाज की एक दवा है।